नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज से एक नए सिरे से आप कह सकते हो या एक नए तरीके से करंट अफेयर्स का ये सेशन प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे छात्र जो हमारे साथ पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जब आप हमें मध्य प्रदेश के चैनल पर देखते थे या उत्तराखंड के चैनल पर देखते थे, तो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो तरीका था, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स लाते थे, तो वो तरीका थोड़ा सा अलग होता था। जैसे कि आप अन्य जगहों पर देखते हैं, जैसे कि आप प्रश्नोत्तरी के रूप में देखते हैं, उस तरीके से थोड़ा सा भिन्न हुआ करता था। तो आज से जो करंट अफेयर्स का सेशन मैं प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके को जो है स्वीकार करें और इसी तरीके पर पढ़ने के लिए अपने आप को जो है तैयार करें, क्योंकि ये जो तरीका है इससे आपकी आप कह सकते हो कि आपकी बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो दूर होती है। और इससे इस तरीके से पढ़ाई करने पे किसी भी विषय को, करंट अफेयर्स को ही नहीं, किसी भी विषय को यदि आप इस पैटर्न पर पढ़ते हो, जैसे आज से करंट अफेयर्स का सेशन आपका प्रारंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा उस विषय विशेष में। क्योंकि इससे क्या होती है कि आपकी थोड़ा सा सोचने की जो शैली है वो भी ध्रुवत हो जाती है। आपकी जो आप कह सकते हो कैचिंग पावर जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। चीजों को लिंक करने का तरीका आप सीखते हो, और वही लिंक करने का जो तरीका है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हो तो वहां पे बहुत मददगार साबित होता है। तो कहने का मतलब है कि आज से जो ये आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है, प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगी। प्रयास यही रहेगा मेरा कि आप इसी पैटर्न को जो है स्वीकार करें और इसी पर आगे बढ़ने के लिए बोलें। यदि आप चाहेंगे कि ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन पहले मेरी बात सुनते हुए, मानते हुए, कम से कम आप इस पैटर्न पर अपने आप को एक प्रकार से कह सकते हैं अपने आप को इसको समझने के लायक बनाइए, ठीक है? क्योंकि इससे बहुत फायदा आपको होगा, बहुत संदर्भों में फायदा होगा और इससे बहुत मजा भी आएगा। और करंट अफेयर्स पढ़ने का जो हमारा नजरिया है, अभी करंट अफेयर्स देखने का जो हमारा नजरिया है वो बदल जाएगा। क्योंकि अभी तक हम करंट अफेयर्स को सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखते आते थे, लेकिन जब आप इस तरह से करोगे, जैसे आज से आपकी एक कक्षा प्रारंभ हो रही है, इस एक्सरसाइज को यदि आप अपने दैनिक जीवन में जो भी आप विषय पढ़ते हो उसमें यदि आप उतारते हो, तो जो आपका स्टडी टाइम है तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अभी तक ऐसे छात्र जो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, कृपया उपस्थित हो जाएं। और आपको याद रखना है कि अब आपका ये जो सेशन है 11 PM का ये जो सेशन है, अब ये आपका निरंतर रहेगा। तो आप सबको, आज पहला दिन है, तो आप सबको अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति यहाँ पे बनानी है। सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे छात्र होंगे जिनको ये जानना है कि ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है सिर्फ 68वीं के लिए है। नहीं, बीपीएससी की कोई भी परीक्षा होती है, मतलब बिहार राज्य विशेष की कोई भी परीक्षा होती है, बीपीएससी आयोग जो है कोई भी परीक्षा लेता है, या किसी भी अन्य राज्य विशेष की कोई भी परीक्षा है, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जहां पे करंट अफेयर्स विषय वस्तु है, ऐसी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी एक दिवसीय परीक्षा आप जो देते हो जिनमें करंट अफेयर्स एक विषय वस्तु के रूप में शामिल है, तो वहां पर आपको ये क्लास मदद देगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इस पैटर्न पर जब हम पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को हम उठाते हैं, ठीक है, और फिर एक टॉपिक से उस दिन के जितने भी घटनाक्रम जुड़ सकते हैं उनको हम लिंक करने का प्रयास करते हैं। और यही करंट अफेयर्स पढ़ने का, सीखने का विधिवत तरीका है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक हवाई अड्डे की, जिसका नाम है चिपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। क्या नाम है इसका? नाम आपको याद होना चाहिए, चिपी ग्रीन फील्ड, चिपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है, यहीं से आपका जो करंट अफेयर्स है आज का स्टार्ट हो रहा है। क्या बात हो रही है? चिपी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बात हो रही है। अब आप यदि जैसे अन्य जगहों पर आप पढ़ते हैं या जैसे पूर्व में मेरे से पढ़ते आए हैं, तो मैं क्या बताता था कि चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है, और आप एक लाइन में जवाब दे देते कि चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और आप अभी तक यही समझते थे कि यही भैया करंट अफेयर्स है।
ठीक है, कि देख लो कहां पे है, राज्य याद कर लो। लेकिन आज से ये नजरिया आपका बदलेगा। अब यहां पे आपको बता दें सबसे पहले कि चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सिंधुदुर्ग जिला है महाराष्ट्र का जहां पे ये पड़ता है। तो सबसे पहला आपको यही तैयार हो जाना चाहिए कि चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पे है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। चर्चा में ये क्यों है, क्योंकि इसका जो नाम है, एक तो ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड मैंने दो आपको बताया है। ग्रीनफील्ड मतलब जीरो से शुरुआत हुई है, मतलब नया बन रहा है। जब हम कहीं पढ़ते हैं ब्राउनफील्ड, ब्राउनफील्ड का मतलब कि वहां पे पहले कोई संरचना इससे संबंधित थी, उसी को अपग्रेड कर दिया गया है। हवाई अड्डे के संदर्भ में जब हम ब्राउनफील्ड की बात करते हैं, मतलब पहले से वहां पे हवाई पट्टी थी, उसी को अब अपग्रेड करके हवाई अड्डे का रूप दिया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड। लेकिन जहां पर जीरो से शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड। तो ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम था बैरिस्टर नाथ पाई, इनका नाम आपको याद रखना है, बैरिस्टर नाथ पाई। अब ये जो बैरिस्टर नाथ पाई थे, इन्हीं के नाम पर जो है चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो बैरिस्टर नाथ पाई थे, ये कहां से संबंधित थे, महाराष्ट्र के थे। और महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा इनके गांव का नाम बेंगुर्ला, ठीक है, बेंगुर्ला इनके गांव का नाम है। और इसी बेंगुर्ला में ही ये हवाई अड्डा बन रहा है, और इसीलिए इस हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई किसी हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पे क्यों रखा जा रहा है, कुछ तो इनका योगदान होगा समाज के लिए, देश के लिए। तो जी हां, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको याद आना चाहिए। और अभी हाल ही में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई, और इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैरिस्टर नाथ पाई की, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे महाराष्ट्र के, इनकी 100वीं जयंती मनाई गई, और इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। और इन्हीं के नाम पर इनके गांव बेंगुर्ला में जो हवाई अड्डा बन रहा था, चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इसके अलावा इनका क्या योगदान रहा है, इसके अलावा आप कोंकण रेलवे पढ़ते होंगे, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे को बनाने में आप कह सकते हो, कोंकण रेलवे के बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो बैरिस्टर नाथ पाई की थी, इसलिए इनको याद रखना है, इसलिए इनको याद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं एक नई रामसर साइट जिसका नाम है थाने क्रीक, थाने क्रीक नामक एक नई रामसर साइट अभी आप कह सकते हैं घोषित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी महाराष्ट्र में है, रामसर साइट है, थाने क्रीक, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में एक शहर था जिसका नाम था उस्मानाबाद, ठीक है, उस्मानाबाद। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है धाराशिव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस्मानाबाद का नया नाम क्या है, तो आप बताओगे धाराशिव। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि थाने क्रीक कहां पे है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र से है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट की, ठीक है, हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट की। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नवी, याद रखिएगा इसको भी, नवी मुंबई एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये भी याद रखिएगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट भी बन रहा है महाराष्ट्र में। और ये जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, इसका नाम रखा गया है डीबी पाटिल के नाम पर, तो इसको भी याद रखिएगा, डीबी पाटिल के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, एक यहां पे महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक उत्सव होता था, उसको खेल का दर्जा दे दिया गया, इसका नाम है दही हांडी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दही हांडी को किस राज्य सरकार ने खेल का दर्जा दिया है, तो याद रखिएगा दही हांडी जो है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खेल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है एलोरा की गुफाएं, ठीक है,
एलोरा की जो गुफाएं हैं ये हाल ही में चर्चा में थी। क्या कारण था इनकी चर्चा में रहने का? क्योंकि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये विश्व विरासत स्थल हैं और ये भारत की पहली विश्व विरासत स्थल है जहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, भारत की पहली विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं हैं जहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में या भारत की वह पहली कौन सी विश्व विरासत स्थल है जहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया गया, तो आप बताओगे एलोरा की गुफाएं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफाएं कहां पे हैं, तो आप बताओगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी बता देता हूं। जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलता है सबसे पहले कि महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क हैं उनकी यदि हम बात करें तो तडोबा अंधारी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। नवेगांव नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तडोबा अंधारी हो गया, नवेगांव हो गया और संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, इसके अलावा भी और हैं लेकिन ये 3 हमेशा आपको याद रखने हैं। यहां पे हम बात कर रहे थे नेशनल पार्क की, तो आपको बता दें अभी हाल ही में एक वन्य जीव अभ्यारण्य था जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और ये इस समय सुर्खियों में है समाचारों में। इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था। अब ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है और ये पूछा जा सकता है कि ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां से संबंधित है। तो आपसे जब पूछा जाए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां से संदर्भित है तो आप बताओगे कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये संबंधित है यूपी से और ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं यदि हम बात करें तो पहला आप नोट करोगे अमानगढ़, पता होना चाहिए, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आपको पता होना चाहिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और चौथा आपका हो गया है रानीपुर। तो याद रखना है कि यूपी में 4 आपके टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। सबसे नवीनतम भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व बनेगा। और आपको बता दें कि रानीपुर को जब मान्यता टाइगर रिजर्व की मिल जाएगी तो उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, हालांकि अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द ही एनटीसीए की भी अधिसूचना आ जाएगी, क्योंकि जब राज्य ने बोल दिया है तो एनटीसीए भी बोलेगा। एनटीसीए की जल्द अधिसूचना आपको देखने को मिलेगी कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश से संदर्भित है। आपको बता दें कि जब बात हो रही है टाइगर रिजर्व की तो आपको यह भी पता होना चाहिए 53वां कौन सा था? 53वां था गुरु घासीदास। 52वां कौन था? रामगढ़ विषधारी। तो ये भी आपको सब पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और भारत में कितने टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अमानगढ़ नहीं सुने होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी होंगे लेकिन ये नहीं सुने होंगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो आप जानते हैं उत्तराखंड के हिस्से में आया जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट का वह हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में आता है उसको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से हम जानते हैं, अमानगढ़ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि ये रानीपुर टाइगर रिजर्व किस स्थान पे बन रहा है तो याद रखना है चित्रकूट में बन रहा है। कहां पे? चित्रकूट में बन रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्या मैंने आपको बोला? मैंने बताया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मान्यता अभी इसको नहीं मिली है।
जल्द ही इसको मान्यता मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि एनटीसीए की जब हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में एनटीसीए की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, कौन सी बैठक? 20वीं बैठक आयोजित की गई थी और पहली बार इसकी जो बैठक है वो दिल्ली से बाहर आयोजित की गई। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एनटीसीए की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई। तो याद रखना है, यह आयोजित की गई अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व में, पक्के टाइगर रिजर्व में यह बैठक आयोजित की गई। तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि एनटीसीए की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई। तो आप बताओगे कि एनटीसीए की जो 20वीं बैठक थी वो पक्के टाइगर रिजर्व में जो है बैठक बुलाई गई। ठीक है, अब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जब बात आती है पक्के की तो यहां पे पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। क्या नाम होता है इसका? पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि पक्के पागा हार्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है। आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। यदि आपसे पूछ लिया गया कि सिर्फ हार्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है तो आप टिक करोगे नागालैंड को। किसको टिक करोगे? नागालैंड को टिक करोगे। यह भी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व की जब बात आती है, अरुणाचल प्रदेश की बात आती है, तो यहां पे नामदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। नामदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। यह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे समिट की बात हो रही थी, जैसे एक बैठक की बात हुई कि एनटीसीए की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई। चलिए, बैठक की बात हो रही है तो आपको एक बैठक के बारे में और बता देता हूं जो इन दिनों हुई है और उससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। कौन सी बैठक अभी हुई है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट अभी हुई है। क्या हुई है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट जो है ये अभी हाल ही में संपन्न हुई है। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट की बात करें तो ये इसका 8वां, ठीक है, 8वीं बैठक इसकी थी। और कहां हुई थी ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहां आयोजित हुई थी। तो याद रखना है ये आयोजित हुई थी यूएई के दुबई में। कहां पे आयोजित हुई थी? यूएई के दुबई में आयोजित हुई थी। आप जानते हैं अभी एशिया कप समाप्त हुआ, एशिया कप को श्रीलंका ने जीता और इसका भी आयोजन यूएई में किया गया था। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। यहां पे बात अब पहुंच गई है यूएई की। ठीक है, हमने शुरुआत किया था महाराष्ट्र से, हमने सिंधुदुर्ग जिले से शुरुआत किया था और अब हम पहुंचे हैं यूएई। चीजों को लिंक करते करते हम यूएई तक का सफर तय कर चुके हैं। अब यूएई से चांद पर जाने की बात है। आप जानते हैं कि यूएई का एक मिशन है चांद का, मून मिशन या लूनर मिशन आप बोल सकते हो। और ये जो मिशन है यूएई का, इसमें यूएई एक रोवर भेज रहा है जिसका नाम है राशिद। ठीक है, राशिद नामक रोवर यूएई अपने चांद मिशन के लिए भेज रहा है। चंद्रमा पर जो मिशन कर रहा है उसके लिए भेज रहा है। और इस मिशन में इसको मदद कौन कर रहा है? इसको मदद कर रहा है चाइना। और आप जानते हैं चाइना का हाल ही में अभी चांद का एक मिशन, मून का एक मिशन, लूनर का एक मिशन सफल हुआ है जिसका नाम था चांग-E 5। ठीक है, चांग-E 5। और ये जो चांग-E 5 मिशन था ये चाइना का मिशन था, इसको भी याद रखना है। तो क्या हमें पता होना चाहिए कि यूएई का जो मिशन है, राशिद मिशन जो है मून का या लूनर का, उसमें चाइना मदद कर रहा है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भैया पहला टॉपिक अब समाप्त हुआ। जो हम एयरपोर्ट से कहानी शुरू किए थे वो कहानी अब जाके समाप्त हुई है और अब एक दूसरी कहानी की आधारशिला रखी जाएगी। चलिए, अब दूसरा फैक्ट जिस पर हम जिसको आधार बनाकर अब हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे फिर से, दूसरा फैक्ट आज का वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, क्या है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये आपका कह सकते हो दूसरा टॉपिक है जिसको हम अब बात करने जा रहे हैं। ये क्यों चर्चा में है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों एक साथ है, यह संयंत्र स्थापित किया है भारत में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कहां पर किया है यदि हम बात करें तो यह किया है जैसलमेर में। कहां पे किया है? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहां पे है? आप जानते हैं कि राजस्थान में है। मतलब ये कहां पे किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ इतना याद रखिए कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने विश्व का सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र जो है जैसलमेर में लगाया है जिसकी कुल क्षमता है 600 मेगावाट। अब भैया अदानी की यदि बात हो रही है तो अंबानी की भी बात होनी चाहिए। आप सुनते होंगे कि इस समय भारत में दो ही उद्योगपतियों की बात होती है, या तो अदानी या तो अंबानी। अब अंबानी के संबंध में क्या चर्चा में है इस समय? अंबानी के लाडले हैं जिनका नाम है आकाश अंबानी। ठीक है, आकाश अंबानी। और आकाश अंबानी हाल ही में रिलायंस जियो के प्रमुख बने थे। ठीक है, रिलायंस जियो के हेड बने थे आकाश अंबानी। और आपको बता दें अभी एक सूची जारी हुई है, उसका नाम है टाइम्स 100। टाइम्स की ये सूची है, टाइम्स मैगजीन की टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट। और इसमें क्या बात हुई है? इसमें बताया गया है, ये जो सूची है विशेष रूप से ये उभरते हुए या भविष्य के उन उद्योगपतियों के बारे में ये सूची है जो वैश्विक स्तर पर आज ही अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो इनमें एकमात्र भारतीय थे और वो भारतीय थे आकाश अंबानी। तो टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में एकमात्र भारतीय जिनको जगह मिली वो थे आकाश अंबानी, जो कि रिलायंस जियो के हेड हैं। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि बात हो रही है रिलायंस जियो की, बात हो रही है आकाश अंबानी की, मतलब बात हो रही है किसी कंपनी विशेष की। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब अगर किसी कंपनी विशेष की बात हो रही है तो इन दिनों एक कंपनी चर्चा में है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है साब। साब जो कंपनी है ये स्वीडन की कंपनी है। क्या बनाती है? हथियार बनाती है। ठीक है, हथियार बनाने वाली एक स्वीडन की कंपनी है। और इन दिनों चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भारत में अब काम करने जा रही है, भारत में अपनी एक यूनिट लगा रही है। और इस यूनिट में बनेगा क्या? इस यूनिट में बनेगा कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार। कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार। ठीक है, तो कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार जो है ये साब नामक जो स्वीडन की कंपनी है वो अब भारत में बनाएगी, इसलिए ये कंपनी चर्चा में है। आपको बता दें, कई बार मैंने बताया है कि वैश्विक स्तर पर कुछ कंपनियां हैं जो हथियारों के शीर्ष निर्माता कंपनियों की सूची में शामिल हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन कई बार मैंने आपको बोला है। दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है बोइंग भी मैंने आपको कई बार बोला है। तीसरा आप याद रख लीजिए अल्माज अंटी। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, अल्माज अंटी। ठीक है, अल्माज अंटी हो गया। चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो रेथियान एक कंपनी है, इसको आप रख लीजिए, रेथियान। ठीक है, रेथियान के बाद कुछ अन्य कंपनियां मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। लियोनार्डो और लियोनार्डो के बाद अगला नोट कर लीजिए बे सिस्टम। ठीक है, ये कुछ हथियारों की शीर्ष कंपनियां हैं
जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की है, बोइंग अमेरिका की कंपनी है, रेथियान अमेरिका की कंपनी है। अल्माज आंटी की बात करें, रशिया की कंपनी है, एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। बेस सिस्टम की बात करें तो बेस सिस्टम यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। लियोनार्डो की बात करें तो इटली की हथियारों की कंपनी है। आप कह सकते हो ये जो कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए हैं ये शीर्ष 10 हथियार निर्यातक कंपनियों की सूची में शामिल कंपनियां हैं, और आपसे कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विशेष रूप से इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं या किसी कारणवश चर्चा में रहती हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं दसाल्ट एविएशन जिसने हमें राफेल विमान दिए थे, कई बार परीक्षा में पूछा गया, अब वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए दसाल्ट कहां की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। तो ये कुछ कंपनियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम कंपनियों की बात कर रहे थे, हमने स्वीडन की कंपनी की बात किया। अब स्वीडन में जब आप जाते हैं, मतलब आप यूरोप पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए तो वहीं पर एक देश है जो अक्सर चर्चा में रहता है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और जब आप कोई सूचकांक देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि यह देश लगातार चर्चा में रहता है, लगातार टॉप 3 में विद्यमान अक्सर रहता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो जारी हुआ है उसमें यदि हम बात करें तो शीर्ष पर विद्यमान है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है यूएसए। भारत के स्थान की यदि हम बात करें इसमें तो आपको देखने को मिलता है कि भारत की जो रैंकिंग है वह है 40वीं, ठीक है। भारत 40वें पायदान पे है, ये आपको पता होना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और जब बात करते हो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो आपको बता दें WIPO संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, ठीक है। WIPO के हेड की यदि हम बात करें, इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं, इनका नाम है डैरेन टैंग। डैरेन टैंग इनका नाम है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको हो गई इस प्रश्न से। बढ़ते हैं आगे, और इससे तीसरा फैक्ट, ये तो आपका दूसरा फैक्ट समाप्त हुआ। अब तीसरे फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, और तीसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखो आज पहला दिन है, हो सकता है कुछ लोगों को ये तरीका ना समझ में आता हो, लेकिन ये तरीका जो है वो बहुत ही बेहतर है। इससे यदि आप लगातार अपने जीवन में इसको आप जो आपकी स्टडी है उसमें इसको शामिल करते हो, इस तरीके को कि चीजों को आप लिंक करो, एक से जुड़ा हुआ कुछ भी आप पा जाओ किसी भी विषय का, उसको तुरंत ला के रखो, तो इससे चीजें आप बेहतर होती। जैसे आपने मन में सोच लिया, उदाहरण के रूप में आपने सोच लिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अल्माज आंटी कंपनी के बारे में, ठीक है, कि डिफेंस सिस्टम बनाती है। अब एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है तो तुरंत आप जा सकते हो S-400 पे, ठीक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से लिया है, वहां पे आप देख सकते हो। फिर बात हो रही है हथियारों की, तो आप देख सकते हो कि भारत में हथियारों के जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे L&T आ जाएगा आपका, HAL आपका आ जाएगा, आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। मिधानी लिमिटेड आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका DRDO आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीजों को लिंक कर सकते हो, और जब आप लिंक करोगे तो आप महसूस करोगे कि चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब तीसरा जो है वो है कुशियारा नदी के बारे में। तीसरा टॉपिक आपका है कुशियारा नदी, ठीक है। इन दिनों चर्चा में है कुशियारा नदी। आपको बता दें ये जो कुशियारा नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, ठीक। किसके बीच बहती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो अभी हाल ही में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की दौरे पर थी तो उस दौरान इन्होंने समझौता किया और बताया कि 153 और 153 में मतलब 50-50 हम इसके जल को बांट लेंगे, 50% भारत लेगा और 50% आप कह सकते हो बांग्लादेश लेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यह भी बोला गया है कि भारत में जो हम जल लेंगे उसका उपयोग करेगा असम राज्य,
ठीक है, तो आप सीधा इतना याद रखिए कि कुशियारा नदी कहां से संबंधित है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित नदी है, मध्य बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, आपको पता होगा इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, ये आपको पता होना चाहिए, अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद आना चाहिए कि इनके पिता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान इनके पिता थे, इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। और पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन ने इनके नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन रचनात्मक पुरस्कार, जिसका नाम रखा गया था शेख मुजीबुर रहमान रचनात्मक शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने इनके नाम पर एक पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन ने एसडीजी 2022 पुरस्कारों की भी घोषणा की। और यूनाइटेड नेशन ने जो एसडीजी 2022 पुरस्कारों की घोषणा की उसमें एक श्रेणी थी एक्शन अवार्ड की। तो यूनाइटेड नेशन की एसडीजी 2022 के पुरस्कारों की घोषणा में जो एक्शन अवार्ड था, एक्शन अवार्ड एक महिला को मिला है और ये महिला आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक्शन अवार्ड किसको मिला है? एक्शन अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सृष्टि बख्शी, इनका नाम आप याद रखिएगा। और सृष्टि बख्शी को क्यों याद रखना है? क्योंकि सृष्टि बख्शी ने अपने कदमों से पूरे भारत को जो है नाप दिया। इन्होंने लगभग 3800 किलोमीटर की पदयात्रा की और 3800 किलोमीटर की पदयात्रा में विशेष रूप से इन्होंने जो लिंग आधारित भेदभाव है, लिंग आधारित जो हिंसा है, उस पर इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और सृष्टि बख्शी को इसीलिए यूनाइटेड नेशन एसडीजी पुरस्कारों में एक्शन अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है, उसका भी आपको नाम पता होना चाहिए था, जिसका नाम है बॉम्ब, WOMB। ठीक है, WOMB बॉम्ब, ये इनके नाम पर सृष्टि बख्शी के नाम पर बनी एक मूवी है। इसका फुल फॉर्म यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, वुमेन ऑफ माई बिलियन। वुमेन ऑफ माई बिलियन नामक मूवी जो है ये सृष्टि बख्शी के ऊपर बनी है, जिनको यूनाइटेड नेशन एसडीजी अवार्ड में एक्शन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात हो गई यहां पे यूनाइटेड नेशन से जोड़ के हमने सृष्टि बख्शी को जो देख लिया। आपको पता होगा कि बांग्लादेश क्योंकि भारत का देश है, पड़ोसी देश है, तो भारत के कुछ राज्य होंगे जिनकी सीमा भी इससे लगती होगी। उन्हीं में से एक आता है पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल इन दिनों चर्चा में है क्योंकि इन्होंने एक योजना शुरू की थी, दुआरे राशन योजना। क्या शुरू किया था? दुआरे राशन योजना। अब दुआरे राशन योजना में जो डीलर थे उनको घर घर राशन पहुंचाना था, इसके लिए वाहन की आवश्यकता उनको होती। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कह दिया कि जो भी डीलर हैं यदि वो वाहन खरीदना चाहते हैं तो राज्य सरकार 1 लाख रुपए तक की सहायता उनको उपलब्ध कराएगी। तो याद रखना है, इसको भी याद रखना है। और पश्चिम बंगाल लगातार चर्चा में रहता है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इतनी चीजें हमने देख ली इस फैक्ट से। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका फैक्ट है उसको देखते हैं, अगला टॉपिक आपका देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो जुड़ता है ऑपरेशन गरुड़ से। किससे जुड़ता है? ऑपरेशन गरुड़ से जुड़ता है। ठीक है, अब ऑपरेशन गरुड़ की बात हो रही है तो आइए देख लेते हैं ऑपरेशन गरुड़ के बारे में। सबसे पहली बात, ऑपरेशन गरुड़ जो है वो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए था। क्या है? अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए था। पूरे भारत में चलाया गया था। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चलाया गया था, विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों पर नकेल कसना इसका उद्देश्य था।
ठीक है। अब सीबीआई की बात हो रही है तो इससे जुड़े हुए दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो नोट कर लीजिए कि सीबीआई कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको नोट कर लीजिए, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीबीआई का जब गठन किया गया तो किस कमेटी की संस्तुति पर किया गया, तो याद रखिएगा संथानम कमेटी। संथानम कमेटी की संस्तुति पर इसका गठन किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। संथानम कमेटी की संस्तुति पर इसका गठन किया गया, इसकी भी जानकारी आपको रखनी है। तो यह होगी बात ऑपरेशन गरुड़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ हो गया आपका। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आप नोट कर लीजिए। क्या क्या फैक्ट हैं? सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप नोट कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिए। विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा विश्व समुद्री दिवस। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इस बार तो 29 सितंबर को मनाया गया, लेकिन इसको मनाए जाने की जो तिथि है वो निश्चित नहीं है, दिन निश्चित है। दिन के आप इसमें नोट कर सकते हो कि सितंबर के अंतिम गुरुवार को जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इस बार सितंबर का जो अंतिम गुरुवार था वो 29 सितंबर को था, इसलिए विश्व समुद्री दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया। ये तो बात हो गई विश्व समुद्री दिवस की। भैया भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाते हैं हम, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाते हैं ये हम मनाते हैं 5 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। 5 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल वर्ष 1919, 5 अप्रैल वर्ष 1919 को SS लॉयल्टी नामक एक जहाज था जो मुंबई से लंदन गया था, और उसी की याद में, आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि पहली जहाज थी जो हम भारत से आप कह सकते हो किसी देश को गई थी, तो उसी की याद में हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। इसलिए 5 अप्रैल आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए तो अलग, राष्ट्रीय पूछा जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां पे बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है वो लोथल में बनाया जा रहा है, लोथल में बनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आज के करंट अफेयर्स की बात हो गई। आज के करंट अफेयर्स के विषय वस्तु की हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहली बात कि यदि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, ठीक है, ये पढ़ाने का करंट अफेयर्स का ये तरीका पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा। कमी होगी तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस पर भी सुधार किया जाएगा। जो तरीका आप बोलेंगे, जो आपको पसंद होगा उसी पर कार्य किया जाएगा। कुछ लोगों की मांग थी कि सर पुराने तरीके से पढ़ाया जाए, इसीलिए मैंने आज इसकी शुरुआत की है। और यदि आप में से किसी को कोई शिकायत होगी तो आप बता सकते हैं। और अभी लगभग आपकी ये जो क्लास है 38 से 40 मिनट की क्लास हुई है, तो इसके तुरंत बाद क्लास जब आपकी समाप्त हो रही है, इसके तुरंत बाद मैं लाइव सेशन से आपसे जुड़ रहा हूं। तो आप में से जो भी लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, जिनके भी कोई डाउट हैं, तो आप लाइव सेशन से जुड़ सकते हो। याद रखिएगा क्लास के तुरंत बाद क्लास आपकी समाप्त हो रही है, इसी के अगले 2 से 3 मिनट के अंदर आपका लाइव सेशन प्रारंभ हो रहा है। और उस लाइव सेशन में विशेष रूप से हम बात करेंगे कि क्या आपकी चिंताएं हैं, आगे किस प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए, किसी के कोई डाउट होंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप में से दो लोगों ने, एक छात्रा ने और एक छात्र ने, दूसरे शब्दों में कहें एक भाई और एक बहन ने पुस्तकों के बारे में बात की थी कि आपको NCERT की पुस्तकें चाहिए, आप नहीं परचेज कर सकते हो। तो आप जब ऐसी कोई बात रहा करें तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर कर दिया करें, ठीक है, या कमेंट बॉक्स अवश्य सर्च कर लिया करें, चेक कर लिया करें, मैंने जवाब दिया है वहाँ पे आप अपनी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए, जो वहाँ पे कमेंट में मैंने जवाब किया है आपको उस आधार पे, और आपकी पुस्तकें जो हैं आपको मिल जाएं। ठीक है, बाकी जो भी डाउट आपका है, जो भी आपकी संदेह हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसको लेकर लाइव सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए लाइव सेशन से जुड़ते हैं।